वेलकम बैक, रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह। और आज का सवाल जिमी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने पिछली एक वीडियो में बताया कि रियल एस्टेट की बढ़ती हुई इस मार्केट में जो होम ओनर है वो इक्विटी लेके कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे उनका रिटर्न हो सकता है और कैसे वो मार्केट के अंदर रह के उसके रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। और आज का सवाल हमें इधर साउथ वेस्टर्न ओंटारियो की जानिब से आया है। उन्होंने कहा कि आप ये हमें बताएं कि एज अ गोल क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके क्या रिस्क हैं और उसके क्या बेनिफिट हैं। आई नो बहुत बड़ा सवाल है एज ए इन्वेस्टर, उनके गोल क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, रिस्क क्या होना चाहिए, बेनिफिट क्या होना चाहिए। बट आई नो जिमी विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 17 years in real estate market, Greater Toronto area, Golden Horseshoe as well as Southwestern Ontario with a lot of people working all over the cities. What message आप क्या देना चाहेंगे? Sure. सो आई थिंक सबसे तो पहले हमें स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। जब इन्वेस्टर ने पैसा लगाना होता है, सो वी हैव टू फर्स्ट कवर ऑल आर रिस्क। रिस्क मतलब कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो भी बड़ी सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल टोरंटो है, मिसिसागा है, या लंदन भी ग्रोइंग है, किचनर वाटरलू है, ऐसी सिटीज़ हमेशा सर्वाइव बढ़िया करती है अगर रिसेशन होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ कोई सिटी का मेजर एम्प्लॉयर सिर्फ एक बड़ा ऑटो प्लांट है और वो बंद हो जाए, तो आपको पता है जैसे अमेरिका में मिशिगन है, उसका क्या हाल हुआ, राइट। इवन विंजर कितने साल स्ट्रगल करता रहा। इवन लंदन भी एक टाइम में हेल्थ केयर के इलायदा लोग ऑटोमोटिव में थे। जब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नीचे गई तो मतलब सिटी की इकोनॉमी बिल्कुल बहुत बुरा हाल हुआ, राइट। सो जब हम बड़े शहरों में पैसा लगाते हैं, टोरंटो में एक एम्प्लॉयर अगर अपनी दुकान बंद कर देगा, उससे इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। सही। अगर आप मिसिसागा में कॉन्डो में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ फॉर्चून 5 कंपनीज के कम से कम तो 50 ऑफिस ही हैं। उसके अलावा उसके कितनी सारे वेयर हाउसेज हैं, एयरपोर्ट है। सो व्हेन वी इन्वेस्ट इन वर्ल्ड क्लास सिटीज़ जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे एक्सेसिबिलिटी है, तालीम के लिए अच्छी सहूलतें हैं, जॉब क्रिएशंस अच्छी हैं, इनकम अच्छी है, क्राइम रेट कम है, वैसी सिटी में अगर इन्वेस्ट करोगे वो जो है इट विल सर्वाइव। जब भी रिसेशन आता है 2-4 साल के लिए, अगर इकोनॉमी नीचे जाती है, जो छोटे कस्बे होंगे, शहर होंगे छोटे, दे विल इम्पैक्ट मोर, क्योंकि अगर उसमें 1-2 बड़े एम्प्लॉयर हैं, वो अगर बंद करते हैं, इट विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी, राइट। सो पहली चीज़ आप ये फोकस करें कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी थोड़ी रिसर्च करें, एंड ऑलवेज वर्क विद अ नॉलेजेबल टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। जब भी आप किसी प्रोफेशनल, चाहे वो लॉयर है, अकाउंटेंट है, चाहे रियल एस्टेट ब्रोकर है, मॉर्गेज ब्रोकर है, उनसे ये पूछे भी आपको कितना एक्सपीरियंस है। द बिगेस्ट रिस्क इज यू डील विद पीपल जो सिर्फ मतलब आपको बात करते हैं बट कभी अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हो। सो ऑलवेज वर्क विद पीपल हु नो द रिस्क एंड रिवॉर्ड, राइट। सो पहला तो ये आप देखो, उसको स्टडी करो। सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू सी इज कि जब हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, हमारे 4 गोल होने चाहिए। नंबर 1, एज अ इन्वेस्टर, इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड वांट टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, कि जब मैं मनी इन्वेस्ट करता हूँ, कैसे कुछ सालों के बाद वो मनी जो मैंने 20% डाउन की है, कैसे उसको मैं वापस लेके आऊँ और कैसे उसको मल्टीप्लाई करके अनदर एसेट खरीदूँ, राइट। हाँ जी, योर एसेट्स विल डबल व्हेन यू फ्री अप योर इक्विटी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल है जो मेरे क्लाइंट के साथ मतलब हमने किया था। एंड ही टोल्ड मी दैट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ही बॉट इन हैमिल्टन, 3 लाख के आसपास उसका प्रॉपर्टी था, तो उसने 20% डाउन करके 5% ब्याज पे प्रॉपर्टी खरीदा था। एंड देन जब उसने खरीदा था, सो ही फिगर आउट कि अगर एवरेज 5% भी एप्रिसिएशन होती है 25 सालों में, तो उसकी प्रॉपर्टी का वर्थ तकरीबन 1 मिलियन हो जाएगा। ठीक है। इवन जैसे मैंने पीछे टोरंटो का स्टैट शेयर किया था, तो 20-25 सालों में इतना हो गया लोगों का प्राइस, राइट। तो उसने क्या किया कि जब 3 लाख का प्रॉपर्टी उसका 10 सालों के बाद एस्टिमेटेड 489,000 के आसपास पहुंचा, तो ही वेंट टू द बैंक एंड सेड आई वांट टू रीफाइनेंस। फोक्स, रीफाइनेंस इज कि जो आपके घर में इक्विटी आपका ग्रो हो गया, आप उसको निकाल के इधर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं या आप फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो बैंक टिपिकली आपको 80% ऑफ योर एग्जिस्टिंग होम वैल्यू पे रिफरेंस करता है। तो अगर 488 का उसका प्राइस था, सो बेस्ड ऑन 80% उसके हाथ में बैंक ने 1,90,000 के आसपास पैसा उसको दिया। ठीक है। तो उसने 1,90,000 लेके ही बॉट अनदर प्रॉपर्टी। सो एक प्रॉपर्टी शुरू करके देन ही मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो योर गोल एज अ इन्वेस्टर शुड बी टू मेक योर मनी वर्क हार्डर। एक बहुत अच्छी बुक है, अगर किसी के पास समय है आप गूगल कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड
रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अगर किसी को पीडीएफ फाइल चाहिए आप मेरे से राब्ता करें, हमने आगे भी एक वीडियो में बात किया था। तो दे जस्ट वांट के ऐसे करना चाहिए। एंड ये स्ट्रेटजी ये नहीं कि हम छोटा इन्वेस्टर कर रहा है। आई हैव नोटिस इन सिटीज लाइक लंदन, मिसिसागा, टोरंटो, जो बहुत तगड़े डेवलपर होते हैं सर, वो क्या करते हैं, एक इमारत को पूरा बनाते हैं, वो इमारत को पूरा रेंट पे करने के बाद बैंक के पास जाते हैं, कैश फ्लो शो करके रीफाइनेंस करके पैसा निकाल के दूसरी इमारत बनानी शुरू कर देते हैं। सो इफ यू जस्ट फॉलो द स्मार्ट मनी कि वो बंदे कैसे करे हैं, डोंट लुक लेफ्ट एंड राइट, यू विल बी फाइन, राइट। अब फंडिंग के सोर्स की बात करते हैं कि लोग ये कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू लुकिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, द नंबर वन थिंग दैट स्टॉप्स फर्स्ट टाइम बायर्स और इन्वेस्टर्स इज मनी, के हमारे पास तो इतना सेविंग नहीं है। सो फोक्स, पहली बात ऑब्वियसली अगर आपके पास सेविंग्स हैं आप उनको यूज करके 20% कर सकते हैं, या कई स्ट्रेटजीज होती हैं जहां आप अपनी RRSPs में से भी पैसा निकाल के उसको लेंड कर सकते हैं, या रियल एस्टेट एक्वायर हो सकती है। ज़्यादा मालूमात के लिए आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं 6479612639। और टिपिकली मैंने देखा है कि जो आम लोग हैं दे टेक लाइन ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट देयर हाउस, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी जब बैंक के पास आप मॉर्गेज लेने जाते हैं, सो बैंक्स दीज डेज सेट अप अ लाइन ऑफ क्रेडिट। जैसे जैसे आप मॉर्गेज पे करी जाओगे आपकी इक्विटी बिल्ड हो जाएगी, जब आपको चाहिए आप चीपेस्ट वैल्यू से निकाल सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग। सेकंड, थर्ड थिंग दे कैन डू इज होम इक्विटी लोन। मतलब कि अगर ऑलरेडी आपके पास फर्स्ट मॉर्गेज है और आपको लाइन ऑफ क्रेडिट किसी वजह से नहीं मिल रही, then basically you can go into other lenders which can provide you second or third mortgages. उसका cost थोड़ा सा expensive होता है, but if you wanna borrow for a short term to let's say अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए, then वो हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेटजी, राइट। बट रियल एस्टेट का ब्यूटी क्या है कि एक तो ये अप्रिशिएट करती है, इवन अगर 2-3 साल अगर फ्लैट भी जाते हैं, सब योर मॉर्गेज इज गेटिंग रिड्यूस बाय द टेनेंट। टेनेंट कंटिन्यूसली आपका रेंट पे कर रहा है और रेंट आर गोइंग हाई। थर्ड थिंग क्या है, आपकी पैसिव इनकम लग जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉपर्टी को 15-20 साल होल्ड करते हो और उसको रीफाइनेंस नहीं भी करते, तो उसका कैश फ्लो बहुत बढ़िया हो जाता है। सो इट कैन सस्टेन योर लाइफस्टाइल। अगर आप 4-5 प्रॉपर्टी लेके छोड़ते हो, विद इन अ स्पैन ऑफ 15-20 ईयर्स आपका पोर्टफोलियो विल बी वर्थ 4 मिलियन to 5 मिलियन। और धीरे धीरे अगर वो पे ऑफ होती है, आप उसको रिफाइनेंस नहीं करते, उसका कैश आपकी रिटायरमेंट में आपका दोस्त बन सकता है, राइट। एंड फोर्थ थिंग, द ब्यूटी ऑफ रियल एस्टेट इज टैक्स राइट ऑफ्स। सो फॉर एग्जाम्पल जब भी हम रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं कनाडा में, उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है वो हम राइट ऑफ करते हैं अगेंस्ट आवर पर्सनल इनकम, जो भी उसमें आपकी रेंटल इनकम जनरेट हो रही है। उसमें आप कुछ कैपिटल इंप्रूवमेंट करते हैं, कुछ रिपेयर्स करते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फी देते हैं, दीज आर ऑल द अदर एक्सपेंसेस। सो अगर कोई आज कहे भी आजकल तो ब्याज बढ़ गया है, सो ब्याज अगर बढ़ गया तो आपका राइट ऑफ भी बढ़ जाएगा। सो इफ यू आर इन अ हाई टैक्स ब्रैकेट मेकिंग $100,000, अगर आप 20-25 हज़ार के राइट ऑफ लेते हैं तो आपकी इनकम का ब्रैकेट भी नीचे आ जाएगा, सो यू विल पे लेस इन टैक्सेस। सो दिस इज द स्ट्रेटजीज फोक्स जो वेल्थी पीपल हैं दे बीन यूजिंग फॉर लॉन्ग टाइम। इट्स जस्ट हम कई बार मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे जहन में ऐसे फीड किया होता है कि रिस्क ना लो, तालीम हासिल करो, यूनिवर्सिटी जाओ, डिग्री लो, दैट इज ऑल गुड, बट यू आर जस्ट ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। The rich people try, they take leverage which real estate provide करता है आपको। आप 20% देते हो, 80% बैंक आपको लोन दे रहा है। They know leverage is their friend. They use other people's money and other people's time to get rich. या फैक्ट्री लगाते हैं, मुलाजिम हायर करते हैं। So this is the best way in my opinion to go from there. And I can't again re-emphasize कि टीम बहुत ज़रूरी है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। सो लेट्स से अगर आप हमारे साथ राब्ता करते हैं सुपरमैक्स रियल्टी की टीम के साथ, तो वी विल सेलेक्ट अ मार्केट फॉर यू, वी विल सेलेक्ट अ प्रॉपर्टी, वी विल सेलेक्ट अ स्ट्रेटजी। हम आपके लिए नेगोशिएट भी करेंगे और किराएदार भी ढूंढ के देंगे, राइट। एंड अगर आपने मेरे से पूछा भी इसमें नेगेटिव क्या है, सबसे बड़ा रिस्क। सो हम जब बात करते हैं, कई बार मैं यूट्यूब पे देखता हूँ लोग अपना बात कर रहे होते हैं कि कनाडा का मार्केट ऐसे क्रैश करेगा। They start comparing with US what happened in financial meltdown. Sir, I want to talk about very important major difference जो दोनों मार्केट में है। In US they have what we call non-recourse mortgages. तो उससे ये मकसद है कि जो ओनर होता है he can walk away from house without being liable except from collateral. जो उसका घर है वो चाबी देगा बैंक को, मैं अफोर्ड नहीं करता अपना घर दे देगा,
but bank can't come after his other assets, savings, cars. Yeah. In Canada we have full recourse mortgages. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मॉर्गेज पे करना बंद कर देता हूँ एज ए इन्वेस्टर, बैंक कैन नॉट ओनली टेक माई हाउस, ही कैन कम आफ्टर मी फॉर शॉर्टफॉल. वो मेरी सेविंग पे भी जा सकता है, मेरी आरएसपी भी ले सकता है, मेरी प्राइमरी घर के अगेंस्ट भी आ सकता है, मेरे अदर एसेट्स के पीछे भी आ सकता है. दिस इज द रीज़न कनाडा में अगर आप गूगल करके देखते हो ओंटारियो में द डिफॉल्ट रेट फॉर लास्ट 20 ईयर्स इज लेस देन 0.2%. उसका यही रीज़न है कि आपको पता है कि अगर मैं प्रॉपर्टी को छोड़ता हूँ मेरा सारा कुछ लूज हो सकता है. वेयर एज अमेरिका देयर इज नो रिस्क. ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप अपनी प्रॉपर्टी छोड़ोगे, वो आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, बट दे कांट कम आफ्टर यू. So this is a very big reason कि कनाडा में लोग घर नहीं छोड़ते, right? They can find a way to keep moving. They can increase the rent. They can do other things. Push come to shove, जो बड़ी cities हैं, lot of municipalities do allow Airbnb. तो before you do those things, please एक बार उनसे राब्ता कर लें. I'm not giving you any legal advice. तो उस Airbnb करने से आपका क्रैश फ्लो कवर हो जाता है. So even if you're in financial trouble, you'll be fine. और नाज़रीन, अब आपने देखा कि बड़ी उम्दा स्ट्रैटेजी आपने दी. मैं अगर जस्ट शॉर्ट में बताऊं कि हाउ यू यूज़ दैट बिग कंपनी एस्पेक्ट ऑफ इट, कि आपने जो अपना अभी घर है उसकी रीमॉर्गेज या रीफाइनेंस जब कराए, उसी में से इक्विटी निकाल के आपने दूसरा लिया, दूसरे से तीसरा और चौथा. अगर आप ये 4 घर मेंटेन करते हैं, हाउ बिकम योर रिटायरमेंट प्लान, एंड दैट्स व्हाट अ स्ट्रैटेजी. इसमें रिस्क क्या है? रिस्क मैं समझता हूँ एक बड़ा रिस्क है जो कि इनकम बढ़ जाने का है, और ये एक ऐसा सवादी रिस्क है कि मेरा ख्याल सबको होना चाहिए कि ज़्यादा पैसे ज़्यादा टैक्स देने पड़ेंगे. ये रिस्क हम ले सकते हैं. करेक्ट. आप देखते रहिए रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह, जहाँ पे हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं.